नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवाधिकार अधिकारी ने गुरुवार को भारत में आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से कश्मीर पर टिप्पणी को लेकर लेखिका अरुंधति रॉय के खिलाफ मामले वापस लेने का आग्रह किया। उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक्स पर कहा कि भारत हम यूएपीए आतंकवाद विरोधी कानून के इस्तेमाल से चिंतित हैं। कानून की समीक्षा और इसके तहत हिरासत में लिए गए मानवाधिकार रक्षकों की रिहाई के लिए बार बार आह्वान करते हैं। अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन की कश्मीर पर टिप्पणियों पर अधिकारियों से उनके खिलाफ मामले वापस लेने का आग्रह करते हैं। हेमंत सोरेन को जमानत देते वक्त झारखंड हाईकोर्ट ने साफ कहा कि हेमंत सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी मानने का कोई कारण नहीं है। याचिकाकर्ता समान प्रकृति का अपराध करने की कोई संभावना ही नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ईडी के उस दावे को भी स्पष्ट बता दिया जिसमें कहा गया था कि उनकी समय पर की गई कार्रवाई ने हेमंत सोरेन और अन्य आरोपी अवैध रूप से जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए। कोर्ट ने कहा कि अन्य गवाहों के मुताबिक सोरेन ने वो जमीन पहले ही हासिल कर ली थी। ऐसे में ईडी का ये दावा साफ नहीं है। झारखंड हाई कोर्ट ने भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। वहीं आज बिरसा मुंडा जेल से 5 महीने बाद हेमंत सोरेन रिहा हो गए। वहीं जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। जेल से बाहर आने के बाद सोरेन ने कहा कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। लोगों की आवाज को कुचलने का काम किया जा रहा है। न्यायालय ने अपना न्याय सुनाया है और उनकी वजह से ही मैं आज बाहर आया हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी बदले और राजनीतिक दुर्भावना से की गई थी। हाईकोर्ट द्वारा उन्हें जमानत देने के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सोरेन जी से फोन पर बात कर अपनी खुशी जाहिर की। जो संविधान की रक्षा की भावना लेकर चलते हैं, सत्य खुद उनकी रक्षा करता है। इसमें यूपी में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा का साथ छोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिजनौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी रहे चौधरी विजेंद्र सिंह के इस्तीफा देने से राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि बसपा का एक धड़ा चौधरी विजेंद्र सिंह को मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की वकालत कर रहा था। ये पूछे जाने पर कि चौधरी विजेंद्र सिंह का अगला कदम क्या होगा, बसपा के पूर्व नेता ने कहा कि बहन जी का हमेशा आभारी रहूंगा, समर्थकों से बातचीत कर अगला कदम उठाऊंगा। हरियाणा के रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की डांट का मामला ठंडा नहीं पड़ रहा है। शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला लोकसभा में पहुंचे तो विपक्षी सांसदों ने जय संविधान के नारों से उनका स्वागत किया। बता दें, ओम बिरला ने शशि थरूर के शपथ लेने के बाद जय संविधान पर आपत्ति दर्ज कराई थी और उसके बाद हुड्डा ने जब कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो ओम बिरला ने बहुत ही डांटने के अंदाज में कहा था कि सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा में उनकी कई बातें भी खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। वो खुलकर राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से उन्हें विपक्ष में तवज्जो भी मिल रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ तो उनकी बॉन्डिंग देखते ही बन रही है। सपा अध्यक्ष ने दिल्ली में तो गर्दा उड़ा ही रखा है, लेकिन उनके बिना लखनऊ सूना नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के दिल्ली की ओर रुख करने के बाद यूपी की सियासत में भी उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। प्रदेश की सियासत से जुड़े कई ऐसे अहम फैसले हैं जो अखिलेश यादव के बिना नहीं हो पा रहे हैं। सपा विधायकों से लेकर तमाम पदाधिकारियों और नेता अखिलेश के यूपी लौटने का इंतजार कर रहे हैं ताकि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के नामों पर फैसला हो सके। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर भी मुहर लग सके। राज्यसभा में बोलते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तीसरी बार में भी विपक्षी दल कांग्रेस 3 डिजिट यानी 100 का आंकड़ा नहीं छू सकता है। लगातार फेल होने वाला बच्चा जब ग्रेस मार्क से भी पास हो जाए तो खुशी होती है। कुछ ऐसी ही स्थिति कांग्रेस पार्टी की हुई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी गुदड़ी के लाल हैं, जबकि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल के लाल थे, क्योंकि पीएम मोदी स्टेशन पर चाय बेचकर यहाँ तक पहुंचे हैं, जबकि जवाहरलाल के पिता बड़े वकील थे। उनका जीवन राजसी ठाठ में गुजरा था। सुधांशु त्रिवेदी ने नेहरू के साथ इंदिरा गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने हिटलर की तरह तानाशाही करते हुए आपातकाल इस देश में लगाया था।
राज्यसभा की कांग्रेस सांसद फूलो देवी नेताम की सदन में अचानक तबीयत खराब हो गई। नेताम राज्यसभा के वेल में प्रदर्शन करते हुए चक्कर खाकर गिर गईं। उन्हें आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि नेता की पूरी जांच की जाएगी, सीटी स्कैन किया जा रहा है, तब पता चलेगा कि कितना प्रभाव पड़ा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फूलो देवी नेताम को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाना पड़ा। हमें उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगे। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद उनकी खैरियत जानने के लिए अस्पताल गए। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने मांग की थी कि देश में चल रहे नीट विवाद को लेकर चर्चा की जाए और एक साझा संदेश देश के छात्रों को दिया जाए। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी बात कहनी शुरू की, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया, जिसके बाद सदन में शोर शुरू होने लगा। वहीं राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी पेपर लीक के मुद्दे पर बात रख रहे थे। सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया का विपक्षी गुट नीट परीक्षा और पेपर लीक मुद्दे पर सरकार के साथ रचनात्मक बहस करना चाहता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें आज संसद में ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक गंभीर चिंता है जो पूरे भारत में लाखों परिवारों को परेशान कर रही है। हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वो सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वो हकदार हैं। राज्यसभा में भी नीट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा है कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध। अखिलेश यादव ने कहा कि नीट की परीक्षा से केवल एक कैंडिडेट ही नहीं, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे एक परिवार के अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एक परिवार से औसतन 5 लोग भी जोड़े जाएं तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास को ठेस पहुंची है। ये भाजपा की सबसे बड़ी हार है कि उन्होंने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिया है। ये 1.25 करोड़ लोग आगामी चुनाव में भाजपा के मुकाबले सबा साबित होंगे, जो पहले से परीक्षा लीक में बदनाम है और जिसका स्टिंग ऑपरेशन सरेआम है। फिर देर किस बात की? ये सबका विकास नहीं, ठक्का विकास है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से कई कारें मलबे में दब गईं और इस वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के कारण टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं और चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। बता दें, टर्मिनल 1 जिसे हाल ही में अधिक यात्रियों को अकोमोडेट करने के लिए विस्तारित किया गया था, उसका उद्घाटन मार्च में पीएम मोदी ने किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में घटिया बुनियादी ढांचे के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। दिल्ली हवाई अड्डा टर्मिनल 1 की छत गिरी, जबलपुर हवाई अड्डे की छत गिरी, अयोध्या की नई सड़कों की हालत खस्ता है, राम मंदिर लीकेज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2013 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल टूटे, प्रगति मैदान सुरंग का जलमग्न होना, गुजरात में मोरवी पुल ढहने की त्रासदी, ये कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं जो मोदी जी और भाजपा के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के बड़े बड़े दावों को उजागर करते हैं। 10 मार्च को जब मोदी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा। ये सारी झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोह में शामिल होने के लिए आरक्षित थी। दिल्ली हवाई अड्डे की त्रासदी के पीड़ित के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। उन्हें एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगता। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल ये है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे? दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठाने की बजाय गोदी मीडिया के एंकर और बाकी लोग एक टूलकिट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछली सरकार को दोष दिया गया है। सब लोग एक जैसे ही ट्वीट कर रहे हैं, एक जैसा तो दूर, एक एक शब्द वही कॉपी करके चिपका रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि जो छत गिरी उसका निर्माण 2008 और 2009 के दौरान किया गया था। जीएमआर ने इस काम का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया था। और फिर लिख रहे हैं, सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं। एंकर अमीश देवकर ने भी टूलकिट को आगे बढ़ाया है। इसके बाद उनके ट्वीट को रीट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा है, अभी पत्रकारिता है क्या। बरेली में कुछ दिन पहले गैंग्स ऑफ वासेपुर स्टाइल में गोलियां चली थी। आदित्य उपाध्याय और राजीव राणा मुख्य आरोपी बनाए गए। दरअसल पीलीभीत बाईपास के किनारे प्लॉट पर कब्जे को लेकर यह बवाल हुआ था, लेकिन अब प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा के मकान, होटल और दफ्तर को ध्वस्त कर दिया गया। गुरुवार को बीडीए की ओर से 9.5 घंटे कार्रवाई चली। इस दौरान कई बाधाएं भी आईं। कभी बारिश ने खलल डाला तो कभी अवैध निर्माण ढहाने के लिए बुलडोजर छोटे पड़ गए। पोकलेन मशीनों को मंगाकर आरोपी के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर चलने के बाद राजीव राणा ने कहा है कि बीजेपी का अंधभक्त होने की सजा मिली है। उन्होंने कहा कि हम जैसे अंधभक्तों को यही सजा होनी चाहिए, इससे हमारी आंखें खुलेंगी और हमारे अंदर से अंधभक्ति निकलेगी। बरेली की पीलीभीत बाईपास पर फायरिंग और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। मुख्य आरोपी प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा के मकान और होटल के ध्वस्तीकरण के बाद शुक्रवार को दूसरा पक्ष आदित्य उपाध्याय के बारात घर पर कार्रवाई हुई। पुलिस प्रशासन और बीडीए की टीमें दोपहर करीब 12:30 बजे बुलडोजर और पोकलेन मशीन लेकर सांवरिया बारात घर पहुंची। बुलडोजर से बारात घर को ध्वस्त किया गया। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से बाइडेन के बीच ये मुकाबला 4 साल में दूसरी बार हुआ है। इस दौरान दोनों नेताओं ने 75 मिनट तक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर तुरंत घेरते हुए कहा, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और आप पॉर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने आए। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजरायल जंग को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने दावा किया कि अफगानिस्तान से अमेरिका का वापस लौटना शर्मनाक था। इसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने का बढ़ावा मिला। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर वो सत्ता में होते तो दोनों ही युद्ध नहीं होते। ट्रंप ने आगे कहा, वो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरे थे, वो बहुत शर्मनाक था। पुतिन ने देखा कि ताकत कमजोर हो गई है। राष्ट्रपति और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने यूक्रेन का समर्थन करने पर अपने रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रूस ने हजारों सैनिकों को खो दिया है और कीव पर कब्जा करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जीतकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। मैच के बाद रोहित शर्मा से विराट कोहली के जल्द आउट होने पर सवाल पूछा गया। हर बार की तरह रोहित एक बार फिर कोहली के बचाव में दिखे। रोहित बोले, वो एक क्वालिटी प्लेयर हैं और किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। हम उनके क्लास को जानते हैं। ऐसे हर बड़े खेल में हम उनके योगदान का महत्व जानते हैं। जब आप 15 सालों से खेल रहे हों तो फॉर्म कोई समस्या नहीं होती है। वो अच्छी शेप में है, अच्छा इरादा भी है। शायद फाइनल के लिए वो अपने आप को बचा रहे हैं। फाइनल मुकाबले पर रोहित बोले कि उनकी टीम काफ़ी शांत है और सब जानते हैं कि ये बड़ा मौका होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।